अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद खान न्याजी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है परमुटेशन। और ये जो हमारी आज का टॉपिक है परमुटेशन, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि हम पिछली वीडियोस में जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये उन्हीं चीज़ों का तसलसल है। और या यूं कह लीजिए कि हमारा आज का टॉपिक पिछली वीडियो से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि इससे पिछली वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, ताकि ये वाली वीडियो जो है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। मैं पहले आपको आज का पीडीएफ हैंडआउट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आज का पीडीएफ हैंडआउट है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा आज का एजेंडा है। तो सबसे पहले हम परमुटेशन के ब्रीफ ओवरव्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि परमुटेशन है क्या बेसिकली। तो परमुटेशन कैन फॉर्मली बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर। इस स्टेटमेंट को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। परमुटेशन कैन फॉर्मली बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर। यानी कि कहीं भी कोई भी ऐसा सिनेरियो आपके सामने अगर आए जहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, या फिर किसी भी सेट ऑफ आइटम्स को आपने अरेंज करना हो, और उनकी अरेंजमेंट आपने ऐसी करनी हो कि उनका ऑर्डर भी मैटर करता हो, तो वहां पे हम परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पिछली कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियोस जहाँ पे हमने चीज़ों को अरेंज करना था, या इससे मिलते जुलते सिनेरियोस जो थे, वो वो हमने पिछली वीडियोस में हमने देखे हैं, और वहाँ पे हमने कुछ इसी से मुतल्लिक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मगर हमने वहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम इस तरह के सिनेरियोस को, कि जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, और अरेंज भी हमने किसी एक मखसूस ऑर्डर में करना हो, तो वहां पे जब हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करके उनको अरेंज कर सकते हैं, तो फिर ये परमुटेशन क्या चीज़ है। यानी कि आपका सवाल ये हो सकता है कि फिर परम्यूटेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो इसका जवाब ये है कि परम्यूटेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो मुख्तलिफ चीज़ें ये नहीं है। यानी कि परम्यूटेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, बल्कि आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हमारी जो परम्यूटेशन है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही ओरिजिनेट हुई है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो हमारी परम्यूटेशन है ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की ही एक सब टाइप है, तो मेरी ये स्टेटमेंट हो सकता है कि गलत ना हो। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक स्पेसिफिक सिनेरियो, कि जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है विदाउट रेपिटिशन, और अरेंज भी आपने ऐसे करना है कि जिसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है, तो ऐसे सिनेरियो को आप परमुटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका एक और सवाल हो सकता है कि ठीक है, अगर मान लिया जाए कि परमुटेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तकरीबन सिमिलर चीजें हैं, या परमुटेशन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की सब टाइप है या उससे ओरिजिनेट हुई है, तो फिर हमें दोनों चीजों की जरूरत क्या है। यानी कि जब हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मौजूद है इस तरह के सिनेरियो से डील करने के लिए, तो फिर हमें परमुटेशन की जरूरत क्या है? दो दो चीजों को पढ़ने की हमें हमें जरूरत क्या है? तो बिल्कुल आपका ये सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल होगा, और इसका जवाब ये होगा कि हम दोनों चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हम आगे आने वाली एग्जांपल में देखेंगे कि हम एक ही सिनेरियो को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको परमुटेशन से भी करके दिखाऊंगा। तो आप दोनों से सॉल्व अपने जो भी आपके प्रॉब्लम है, आप उसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और परमुटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पे या तो हो सकता है कि परमुटेशन को यूज करना आसान होगा और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करना मुश्किल होगा, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। या फॉर एग्जांपल कि आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करना आसान हो और परमुटेशन को यूज करना मुश्किल हो। तो इंटरचेंजेबली हम इसको यूज करते हैं, और केस टू केस वेरी करता है कि कहीं पे हो सकता है परमुटेशन आसान हो, कहीं पे आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करना आपको लिए आसान हो। इसलिए आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए, फिर आप इसको अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
एक और परमुटेशन का फायदा ये है कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कैलकुलेशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, जबकि परमुटेशन में आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा छोटी होंगी, जो कि हम आगे चल के अपनी एग्जाम्पल से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब अपने मैथमेटिकल फार्मूले के ऊपर चलते हैं कि परमुटेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। तो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको गौर से सुनिएगा। इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे पास अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू चूज एंड अरेंज आर ऑफ देम, यानी कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हैं, एन कोई भी नंबर हो सकता है, हम उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स, यानी आर भी कोई भी नंबर हो सकता है, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को चूज करके उनको अरेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज में हमें हमारी जो है परमुटेशन इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, चूज एंड अरेंज। अब इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको मैं मजीद डिटेल के साथ समझा देता हूँ। वैसे तो आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, वहां से भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक और आपको एग्जांपल दे के आपको ये वाली चीज, चूज एंड अरेंज और एन और आर वाली चीज आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 बुक्स हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है और B5 है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 5 बुक्स हैं और हमारे पास एक टेबल है, और टेबल पे हमारे पास सिर्फ 2 बुक्स को रखने की जगह है। हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 बुक्स को रखने की जगह है। सही है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन 5 बुक्स में से कोई सी भी 2 बुक्स को आपने चूज करना है, और फिर जिन 2 बुक्स को आपने चूज कर लिया, उन्हीं को आपने टेबल के ऊपर अरेंज कर लेना है। तो अब इस तरह के अरेंजमेंट्स के कितने डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, तो इस तरह के सिनेरियोज में हमारे पास परमुटेशन आती है। अभी डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ यहाँ पे आपको मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास कितनी बुक्स हैं, टोटल हमारे पास 5 बुक्स हैं, यानी कि हमारे पास 5 बुक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एन क्या होगा, एन हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास 5 होगा। ठीक है। हमारे पास टोटल 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, 5 बुक्स मौजूद हैं, हमारे पास एन क्या होगा, 5 होगा। अब हमने क्या करना है कि हमारी टेबल पे सिर्फ 2 बुक्स की जगह है, यानी कि हम सिर्फ 2 बुक्स को अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन 5 बुक्स में से कोई सी भी 2 बुक्स हमने चूज कर लेनी है, और उनको हमने टेबल के ऊपर रख देना है। ठीक है। अब इन 5 में से कोई सी भी 2 बुक्स चूज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरीका ये हो सकता है कि मैं B3 को चूज कर लेता हूँ और B5 को चूज कर लेता हूँ। इसी तरीके से एक तरीका ये हो सकता है कि मैं B1 को चूज कर लेता हूँ और B4 को चूज कर लेता हूँ। इसी तरीके से एक तरीका ये हो सकता है कि मैं B1 को चूज कर लेता हूँ और B3 को चूज कर लेता हूँ। इस तरीके से मुख्तलिफ आपके पास तरीके हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि इन 5 बुक्स में से मैंने B3 और B5 को चूज कर लिया है, अब इसमें भी मेरे पास 2 तरीके होंगे इनको टेबल पे रखने के। मिसाल के तौर पे पहले मैं B3 को रख सकता हूँ, फिर मैं B5 को रख सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि पहले मैं B5 को रख सकता हूँ, फिर B3 को रख सकता हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर मैंने B1 और B4 चूज किया है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले मैं यहाँ पे B1 को रख सकता हूँ, फिर मैं B4 को, या दूसरे नंबर पे B4 को भी रख सकता हूँ, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले B4 को रख दूँ और फिर मैं B1 को रख दूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इनके आपकी अरेंजमेंट्स बनती जाएंगी। आगे क्या होगा ये हमारा अभी अभी का, इसको हम बाद में चल के देखते हैं। अभी आपको समझाना ये मकसूद है कि टोटल आपके पास 5 बुक्स अवेलेबल थी, तो आपके पास 5 ऑप्शंस थे, एन यहाँ पे आपके पास 5 आ गया। टेबल पे आपके पास 2 बुक्स की जगह थी, तो आपने इन 5 में से कोई भी 2 बुक्स को चूज करके उनको अरेंज करना था टेबल के ऊपर। तो आपने इन 5 में से चूंकि सिर्फ 2 बुक्स को आपने चूज करके अरेंज करना था, तो यहाँ पे जो आर होगा आपके पास, वो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि आपने 5 में से 2 बुक्स को आपने अरेंज करना था। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं या एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड वी वांट टू चूज एंड अरेंज आर ऑफ देम, यानी कि हम उनमें से आर को चूज या अरेंज करना चाहते हैं, या हम यहाँ पे हमारा R2 है, तो हम उनमें से यानी 5 में से 2 को चूज या अरेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है।
अब मैं इसको यहाँ पे आपको इरेज कर देता हूँ। ये वाली चीज, अगर आपको नीचे वाली चीज समझ नहीं आई तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये चीज हम आगे चल के देखेंगे बड़े तफसील के साथ। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एन और आर का क्या मतलब है, और यहाँ पे चूज और अरेंज का जो कीवर्ड्स हैं उनका क्या मतलब है। यानी कि 5 बुक्स अवेलेबल थी टोटल, इनमें से हमने 2 को चूज करके अरेंज करना था, वो 2 कोई भी हो सकती थी। यहाँ पे एन हमारे पास 5 आ गया था और आर हमारे पास 2 आ गया था, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वापस अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं परमुटेशन के। So if we have n objects and we want to choose and arrange r of them, we can use the following formula. अब फॉर्मूला क्या है? अच्छा, फॉर्मूला में हमारे पास जो परमुटेशन है हम उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर p लिखा हुआ है, इसका मतलब है परमुटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने फॉर एग्जाम्पल इस ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने r ऑब्जेक्ट्स को उनमें से चूज करना है और फिर अरेंज करना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे NPR। अब यहाँ पे आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। तो बेसिकली आप इस चीज को, यानी अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से आपने r को चूज करके अरेंज करना है तो आप इसको NPR लिख सकते हैं। यहाँ पे n आपका लेफ्ट साइड टॉप पे होगा p के, यानी कि n आपके p के लेफ्ट साइड पे होगा और टॉप पे होगा, जबकि r जो है आपका p के राइट साइड पे होगा और बॉटम वाली साइड पे होगा। तो NPR आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि परमुटेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप r को चूज करके अरेंज करना चाहते हैं, तो आप NPR को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एनपीआर, मिसाल के तौर पे हमारे पास एनपीआर क्या था? 5। अभी जो मैंने आपको बुक्स वाली एग्जांपल दी थी वहां पे हमारा N5 था, और पी हम आर हमारा क्या था? 2 था। तो अगर आप इसी एनपीआर को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, यानी कि कितनी आपके पास अरेंजमेंट्स पॉसिबल है उसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है एनपीआर का, ये इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या चीज है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये फैक्टोरियल क्या बला है, ये मैं कहाँ से ले आया हूँ फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल पे हम काफी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो फैक्टोरियल वाली नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले फैक्टोरियल वाली वीडियो देख लें ताकि आपको ये चीज सही से समझ आ जाए। तो एनपीआर को आप कैसे रिप्रेजेंट, मैथमेटिकली कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई आपको यानी कि घबराने वाली चीज नहीं है। ये सिंपल, आपने n का फैक्टोरियल लेना है, उसको डिवाइड कर देना है n-r का फैक्टोरियल। n क्या है, r क्या है, अभी बड़े तफसील से मैंने आपको बताई है। यहाँ पे बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हमारा जो n है वो हमेशा r के इक्वल होगा या r से बड़ा होगा, या यूं कह लीजिए कि जो हमारा r है वो हमेशा n से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। हमारा r n से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और ठंडे दिमाग से सोचें कि हमारा r n से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे हम आगे चल के भी देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने पिछले कुछ मिनट में आपके साथ गुफ्तगू की है, हो सकता है ये आपके लिए कुछ कंफ्यूजिंग हो या चीज़ें आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अब भी हम परमुटेशन की एग्जांपल्स पे चलते हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपके सामने रखूंगा, तो बिल्कुल आपके ऊपर एक एक चीज़ दो दो चार की तरह वाजे हो जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे हमारी पहली एग्जाम्पल है, सपोज यू हैव इनवाइटेड 3 ऑफ योर ऑल टाइम फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स। यानी कि आपने आपके जो भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनमें से आपने 3 को अपने घर पे इनवाइट किया है टू योर हाउस फॉर अ डिनर। यानी आपने कोई भी 3 कार्टून कैरेक्टर्स को अपने घर पे इनवाइट किया है डिनर के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख दिया कि यानी कि 3 कार्टून कैरेक्टर्स के मैंने नाम लिख दिए हैं, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी। तो मिसाल के तौर पे आपने इन 3 कार्टून कैरेक्टर्स को अपने घर पे इनवाइट किया है डिनर के लिए। तो अब आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक देम सिट ऑन 3 सीट्स इन अ रो। यानी कि अब सवाल ये है कि आपने 3 कार्टून कैरेक्टर्स को अपने घर बुलाया है डिनर के लिए, आपके पास 3 कुर्सियां हैं, आप किस किस तरीके से इन 3 कार्टून कैरेक्टर्स को उन कुर्सियों पर बिठा सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ऑन द लाइटर नोट, अगर आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स ये 3 नहीं है या ये 3 आपको पसंद नहीं है,
तो यानी कि इसमें आपको नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स अज्यूम कर सकते हैं, मेरे दिमाग में यही आ रहे थे तो मैंने ये तीन यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स का नाम लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास तीन कार्टून कैरेक्टर्स हैं, आपने उन्हें घर पे डिनर पे बुलाया है। अब सवाल यह है कि आप कितने डिफरेंट तरीकों से उनको तीन कुर्सियों के ऊपर बिठा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को मैन्युअली सॉल्व करना चाहूँ तो मैन्युअली मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं एक लिस्ट बना लूंगा कि मैं किस किस तरह से अपने मेहमानों को जो मैंने बुलाए हैं उनको मैं कुर्सियों पर बिठा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं पहले डोरेमोन को बिठा सकता हूँ पहली सीट पे, फिर मैं टॉम को बिठा सकता हूँ, फिर तीसरी सीट पे मैं जेरी को बिठा सकता हूँ। एक सीटिंग अरेंजमेंट मेरी ये हो सकती है। दूसरी सीटिंग अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले मैं डोरेमोन को बिठा दूं, फिर मैं जेरी को बिठा दूं, फिर टॉम को बिठा दूं। दूसरी सीटिंग अरेंजमेंट ये हो सकती है। तीसरी सीटिंग अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले मैं टॉम को बिठा दूं, फिर जेरी, फिर डोरेमोन। चौथी ये हो सकती है कि पहले टॉम, डोरेमोन, फिर जेरी। पांचवी हो सकती है कि पहले जेरी, फिर डोरेमोन, फिर टॉम। फिर छठी ये हो सकती है कि पहले मैं जेरी को बिठा दूं, फिर टॉम को बिठा दूं, फिर डोरेमोन को बिठा दूं, ठीक है। तो ये छह सीटिंग अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। इन छह के अलावा कोई और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो सकती। ये मैन्युअली मैंने जितनी पॉसिबल थी सीटिंग अरेंजमेंट्स, उनकी मैंने लिस्ट यहाँ पे आपके सामने बना दी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि ये चीज़ हम पहले वाली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको प्रोसीजर से वाकिफ होंगे कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो अगर आप मैन्युअली करेंगे तो आप इस तरह से छह मुख्तलिफ सीटिंग अरेंजमेंट की लिस्ट बना लेंगे और इस तरीके से आप बता देंगे कि टोटल छह मुख्तलिफ सीटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब इसी चीज को अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करना चाहें तो आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे हम बड़ी तफसील के साथ पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। एक एक स्टेप मैंने आपके सामने रखा था, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा आपको ये मशवरा होगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लें क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसको काफी तफसील से इसको समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास चूंकि तीन कुर्सियां हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम हमारी सीटिंग अरेंजमेंट में तीन कुर्सियां इन्वॉल्व हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीन ब्लैंक्स डाल देंगे या तीन खाली जगह यहाँ पे डाल देंगे और बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। स्टेप टू में हमने देखना था कि हमारी ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं। तो पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि पहली पहली कुर्सी पे आप डोरेमोन को बिठा सकते हैं, टॉम को बिठा सकते हैं या जेरी को बिठा सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक को बिठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली सीट में इन तीनों में से किसी को भी आप बिठा देंगे तो एक को तो आपने पहली सीट पे बिठा दिया। अब जिसको आपने पहली सीट पे बिठा दिया है वो अगली सीट्स पे तो दोबारा उसे नहीं बिठा सकते, यानी कि एक बंदे को जिस सीट पे आपने बिठा दिया है, अब एक ही बंदा तो बार बार दूसरी दूसरी अगली आने वाली सीट्स पे तो नहीं बैठ सकता। तो यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डोरेमोन को पहली सीट पे बिठा दिया है तो अब आपके पास ऑप्शन जो हैं वो टॉम एंड जेरी बच गए हैं, ठीक है। तो सेकंड ब्लैंक के लिए चूंकि रेपिटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, और चूंकि यहाँ पे रेपिटिशन अलाउड नहीं है, तो सेकंड ब्लैंक के लिए आपके पास दो ऑप्शन बच जाएंगे और सिमिलरली थर्ड ब्लैंक के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाएगा। ये हम काफी डिटेल के साथ पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो आप पिछली वीडियो में जाके इसको दोबारा से समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना था कि हमारी जो ब्लैंक्स थी हमने उनको फिल कर लेना था जो कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे। तो पहली ब्लैंक के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस मौजूद थे, यानी तीन कार्टून कैरेक्टर्स में से हम किसी को भी पहली कुर्सी के ऊपर बिठा सकते थे। एक को जब हमने पहली कुर्सी पे बिठा दिया तो फिर दूसरी कुर्सी के लिए हमारे पास दो बच गए थे कार्टून कैरेक्टर्स, तो सेकंड ब्लैंक में हमने टू लिख दिया। और जबकि थर्ड ब्लैंक के लिए हमारे पास सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर बच गया था, तो थर्ड ब्लैंक पे हमने वन लिख दिया। अब सिर्फ आपने 3 into 2 into 1 को आपने जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, तो आपके पास जो है इस प्रॉब्लम का या इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ऊपर आपके पास गिवन है, इसको सिर्फ आपने सॉल्व कर लेना है। 3 into 2 into 1 आपके पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो वो चीज़ थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि हमने मैनुअल पहले सोल्यूशन निकाला, फिर हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके सोल्यूशन निकाला। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप जो हमारा आज का टॉपिक है परमुटेशन, उसको आप यहाँ पे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यही सवाल आप परमुटेशन से सॉल्व करें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा, वी हैव 3 सीट्स, यानी कि हमारे पास तीन कुर्सियां हैं और तीन कार्टून कैरेक्टर्स हैं, यानी कि आपके पास तीन सीट्स हैं और तीन कार्टून कैरेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपके पास टोटल तीन कार्टून कैरेक्टर्स हैं और आपने तीनों को, यानी कि तीनों को इस्तेमाल करना है, यानी कि आपके पास तीन कार्टून कैरेक्टर्स हैं और आपने तीनों को सीट देनी है। तो यहाँ पे एन हमारा क्या होगा,
एन हमारा यहाँ पे 3 होगा। बुक्स वाली एग्जांपल में हमारे पास 5 बुक्स थी, टोटल ओवरऑल अवेलेबल ऑप्शंस जो थे हमारे पास 5 थे, वहां पे एन क्या था, 5 था। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल कार्टून कैरेक्टर्स 3 हैं, यहाँ पे हमारा एन क्या होगा, 3 होगा। अब हमने कितने कार्टून कैरेक्टर्स को सीट देनी है, हमने तीनों कार्टून कैरेक्टर्स को सीट देनी है, क्योंकि हमारे पास 3 कुर्सियां हैं, 3 कार्टून कैरेक्टर्स की जगह है, और हमने तीन तीन कार्टून कैरेक्टर्स को अरेंज करना है। 3 कार्टून कैरेक्टर्स की हमने सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है, तो यानी कि हमने 3 कार्टून कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करना है। तो हमारा यहाँ पे आर क्या होगा, आर हमारा यहाँ पे 3 होगा। एन भी हमारा 3 है, आर भी हमारा 3 है। अब हमें एन भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम परमुटेशन का जो हमने फॉर्मूला ऊपर देखा है उसको हम सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। तो एन चूंकि हमारे पास एनपीआर ये हमारे फार्मूला ऊपर देख चुके हैं, अब इस फार्मूला में एन हमारे पास क्या है, 3 है, जबकि आर भी हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3p3 का आपने आंसर निकालना है, ठीक है। 3p3 का आपने आंसर निकालना है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, एक तरीका ये हो सकता है कि आप 3p3 को डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कैलकुलेटर ओपन है, और मैं यहाँ पे अगर परमुटेशन, मेरे पास ये लिखा हुआ है एनपीआर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कैलकुलेटर डिफरेंट है, क्योंकि मेरा डिजिटल कैलकुलेटर है, तो इसका जो है आपको इंटरफेस आपको हो सकता है कि डिफरेंट नजर आ रहा हो। जो आपके पास मैनुअल कैलकुलेटर होते हैं उसके ऊपर भी ये चीज लिखी होती है, पी भी लिखा होता है और सी भी लिखा होता है। अभी हम पी से डील कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले, हमारे पास 3p3 है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे एनपीआर जो लिखा हुआ है इसके ऑप्शन को यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3p3 है, तो मैंने पहले क्या लिखा, 3 को प्रेस किया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे p को प्रेस किया, और फिर मैंने दोबारा यहाँ पे 3 को प्रेस किया। 3p3 मेरे पास कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है, कैलकुलेटर ने मुझे डायरेक्टली आंसर दे दिया 6। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि परमुटेशन का क्या फायदा है, तो एक फायदा ये भी है कि आपकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो देखिए कितनी छोटी हो गई है, कि आपने सिर्फ पहले ये फाइंड किया कि आपके पास एन क्या है, आपने फिर ये फाइंड किया कि आपका आर क्या है, और आपने कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट किया तो उसने आपको आंसर दे दिया कि आपके पास जो पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो टोटल 6 पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आ गया। अगर आप इसको मैन्युअली करना चाह रहे हैं फैक्टोरियल्स को इस्तेमाल करके, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पहले ऊपर क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल है, फिर आप उसको डिवाइड करते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल से, ठीक है। तो एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 3 है, तो हमने ऊपर क्या लिखा है, 3 फैक्टोरियल लिखा है। फिर हमने इसको किस चीज से डिवाइड करना है, एन माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो चूंकि एन और आर 3 हैं, तो हम किस चीज से डिवाइड करेंगे, 3 - 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जब हम इस पूरी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये आ जाएगा, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर वाली साइड है वो 0 हो जाएगी, यानी 3 - 3 0 हो जाएगा। तो अब हमने ये अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। ये हम पिछली वीडियोस में काफी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ नहीं आ रही, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा आप पिछली वीडियो में जाके दोबारा से सही से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने फैक्टोरियल्स को इस्तेमाल करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। अब जल्दी से अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, उस अगली एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं ये आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने आपको 3 तरीकों से करके दिखा दिया है। मैंने आपको मैन्युअली भी करके दिखाया है, मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया है, और फिर मैंने आपको परमुटेशन से भी सॉल्व करके दिखाया है। तो आपको हर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करने की आप पोजीशन में ना हो, या उसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो, और परमुटेशन को इस्तेमाल करना आसान हो तो आप परमुटेशन को इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करना आसान है तो आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लग रहा है कि परमुटेशन को इस्तेमाल करना आसान है तो आप परमुटेशन को इस्तेमाल कर लें। तो इट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन परमुटेशन का फायदा मैंने आपको बता दिया है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे बजाय इसके कि मैं इतना बड़ा झंझट करता, इतने बड़े झंझट में पड़ता, मैंने सिर्फ एन और पी अपना निकाला है कि एन मेरा 3 था,
सॉरी एन और आर निकाला है कि एन अब मेरा 3 था और आर भी 3 था, तो मैंने डायरेक्टली जो है वो फिर उसका आंसर मैंने 6 निकाल लिया। ठीक है, अब अपनी एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल टू मुझे क्या गई दी, एग्जाम्पल टू में मुझे क्या गिवन है, सपोज वी हैव 4 अल्फाबेट्स, यानी कि हमारे पास सपोज कर लें कि 4 अल्फाबेट्स हैं, A B C एंड D, यानी कि हमारे पास सिर्फ 4 अल्फाबेट्स हैं। हाउ मेनी यूनिक 3 लेटर वर्ड्स, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस बोथ, कैन वी मेक विद दीज अल्फाबेट्स। यानी कि हमारे पास 4 टोटल अल्फाबेट्स हैं, और अब हमसे कहा गया है कि हमने 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं इन 4 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके, यानी कि अपने वर्ड्स बनाने हैं 3 लेटर वर्ड्स, और इन 3 लेटर वर्ड्स में हमने सिर्फ इन 4 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करना है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे हम वर्ड्स बना सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वो वर्ड्स मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, यानी उनका कोई मतलब भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई मतलब ना हो। ठीक है, अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहेंगे, और अगर आप चाहें कि इस प्रॉब्लम को मैं मैन्युअली सॉल्व करना चाहूँ, तो आप इस तरीके से लंबी सी लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉसिबल वर्ड्स लिख दिए हैं जितने पॉसिबल थे, यानी कि जितने 3 लेटर वर्ड्स पॉसिबल थे A B C और D को इस्तेमाल करके बनाए जा सकते थे, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है। हो सकता है इनमें से कोई कोई मैंने छोटी मोटी कोई गलती भी कर दी हो, या हो सकता है कि मेरे से कोई गलती भी हो गई हो। तो मैन्युअली चीज़ों को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम भी लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैन्युअली मैंने आपको करके तो दिखा दिया है, लेकिन मैन्युअली हम कभी करते नहीं है, तो हम या तो फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जाएंगे, या फिर हम परमुटेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि इसी प्रॉब्लम को अगर हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इस्तेमाल करना चाहें, यानी इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हल करना चाहें, तो कैसे करेंगे। अगेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पहला स्टेप क्या होता है कि चूंकि हमारे वर्ड्स, जो वर्ड हमने बनाने हैं उसमें सिर्फ तीन तीन लेटर्स को हमने इस्तेमाल करना है, यानी कि हमने 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 ब्लैंक्स को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि हमने 3 ब्लैंक्स पुट कर दी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान रख लें कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि विदाउट रिपीटिशन ऑफ अल्फाबेट्स, तो यानी कि आप अल्फाबेट्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 ब्लैंक्स डाली हैं। अब चूंकि हम अल्फाबेट्स को रिपीट नहीं कर सकते, और हमारे पास टोटल 4 जो है वो अल्फाबेट्स हैं, तो पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास कितने अल्फाबेट्स मौजूद हैं, कितने ऑप्शन मौजूद हैं। पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, और जबकि तीसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस 4 इंटू 3 इंटू 2 का हमने सिंप्लीफाई कर देना है, यानी इसका कैलकुलेट कर लेना, आंसर कैलकुलेट कर लेना है। हमारे पास जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स आएगा, आएंगे वो 24 ऐसे वर्ड्स पॉसिबल होंगे, जो कि हम A B C और D को इस्तेमाल के करके बना सकते हैं, जो कि 3 लेटर वर्ड होंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हमारे पास जो आंसर आया वो 24 आया है। जो मैन्युअली मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, इससे भी आंसर 24 आया है। अब चलते हैं कि आप इसको परमुटेशन से इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। परमुटेशन में आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि आपका एन क्या है और आपका आर क्या है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 4 अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, यानी A B C और D, हमारे पास 4 अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, और इन 4 में से हमने कोई भी 3 अल्फाबेट्स को हमने चूज करके उनको अरेंज करना है, यानी उनसे हमने डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, और तो हमने देखना है कि उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 4 अल्फाबेट्स टोटल में अवेलेबल हैं, यानी 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एन क्या होगा, 4 होगा। अब इन 4 में से हमने कितने कितने अल्फाबेट्स को हमने चूज करना है, और उनको चूज करके अरेंज करना है, तो वो हमने 3 को चूज करना है, क्योंकि हमने 3 लेटर्स वर्ड बनाना था ना, तो हमने इन 4 में से किसी भी 3 अल्फाबेट्स को हमने चूज करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और फिर उनको हमने अरेंज कर देना है। तो यहाँ पे एन हमारा 4 होगा, आर हमारा 3 होगा। स्टेप 2 में क्या करना है कि हमने ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है परमुटेशन का, इसमें सिंपली हमने एन और आर की वैल्यू हमने रिप्लेस कर देनी है। तो एन पी आर का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एन हमारा 4 है, आर हमारा 3 है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगी वो ये आएगी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 3 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, अब 4P3 को आप अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। वेट मिनट, अगर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें तो आप क्या करेंगे,
आपने 4p3 फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप 4 लिखेंगे, उसके बाद आप p लिखेंगे, उसके बाद आप 3 लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपके पास आ गया 24 आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी कि आप इतना शॉर्ट सा चीज है, आपने सबसे पहले एन फाइंड करना है, आपने फिर आर फाइंड करना है, और फिर आपने कैलकुलेटर से एन पी आर की वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 24 आ जाएगा। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 3 फैक्टोरियल था। तो 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। आपके डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो ये यानी कि हम इसको हटा भी दें 1 फैक्टोरियल को, चूंकि 1 होता है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऊपर क्या है, 4 फैक्टोरियल है। और 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 4 फैक्टोरियल का अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूँ, हमारा 4 फैक्टोरियल का हमारा क्या मतलब है, 4 फैक्टोरियल हमारा होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 फैक्टोरियल हमारा ये होता है, और हमें पता है 4 × 3 12 होता है, 12 × 2 हमारा 24 होता है। आंसर हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला सवाल परमुटेशन को इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर लिया है। उसके अलावा हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी इस्तेमाल करके ये सॉल्व करके दिखाया मैंने आपको। और इसके अलावा मैंने आपको मैन्युअली भी एक पूरी लिस्ट बना के दिखाई थी कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनमें से जो सा तरीका आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मौके ऐसे होंगे, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको परमुटेशन का इस्तेमाल करना आसान लगेगा। कुछ ऐसे मौके होंगे कि जहाँ पे आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करना आसान लगेगा। आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करना मुश्किल हो तो आपको परमुटेशन आती हो, और अगर परमुटेशन का इस्तेमाल करना मुश्किल हो तो आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आती हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पूरी सही से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारा परमुटेशन का क्या होती है, परमुटेशन का मैथमेटिकल फार्मूला मैंने आपको बताया। बड़े ही तफसील से बताया कि आपको परमुटेशन में का एग्जैक्टली मतलब क्या है, उसमें एन क्या होता है, उसमें आर क्या होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको मैंने रिलेट करके आपको दिखाया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ। और फिर आपको मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी, और एग्जांपल्स में भी मैंने आपको मैन्युअली भी सॉल्व करके दिखाई, मैंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व करके दिखाई, और फिर मैंने परमुटेशन से भी आपको सॉल्व करके दिखाई। और एक एक स्टेप मैंने आपके सामने रखा ताकि हर चीज़ बिल्कुल दूध के दूध और पानी के पानी की तरह बिल्कुल वादे हो जाए। तो अब तक हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं, इसमें से अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर अपने अख्ताम को पहुंचती है। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम परमुटेशन के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि अभी भी अगर आपको परमुटेशन के हवाले से कोई कंफ्यूजन आपके जहन में बाकी है तो उसको दूर किया जा सके, और जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उन पे हमारी ग्रिप जो है वो मजीद मजबूत हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।